आज का अपना टॉपिक है स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु में यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। अब यहाँ पर अपने पास पहले तो यांत्रिक ऊर्जा क्या है, तो यांत्रिक ऊर्जा को समझने से पहले अपन को गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा को समझना होगा। तो यांत्रिक ऊर्जा ये मैं पहली बात बताना चाहूँ तो गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा का योग ही यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा का योग ही यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। और यदि इसको यदि अपन गणितीय सूत्र में डिनोट करना चाहे तो इसको अपन ईएम से लिखते हैं। यदि परिवर्तन के अनुसार में इसको बताना चाहूँ तो यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और काइनेटिक एनर्जी और स्थिर ऊर्जा अर्थात पोटेंशियल एनर्जी के योग के बराबर होती है। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा के योग के बराबर होती है, टोटल के बराबर होती है। अब अपन को इस टॉपिक कहता है कि स्वतंत्रता पूर्व गति वस्तु में यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित माना कि मेरे हाथ में ये जैसे एक ट्रस्ट रही है और इसको यदि स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ूं तो इस स्थिति में मेरे हाथ में यांत्रिक ऊर्जा और जब ये गति कर रही है उस स्थिति में यांत्रिक ऊर्जा जब तक ये सतह पर नहीं गिर जाती, इन तीनों स्थितियों में यांत्रिक ऊर्जा बराबर रहती है। अर्थात हर स्थिति में जैसे मेरे चित्र में दिखाया हुआ है कि माना कि m द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी सतह पर गिरी और इसको h ऊंचाई तक अपन को इसको उठाने में या वो ऊपर ले जाने में आपने कार्य किया और ये कार्य स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। और स्थिर ऊर्जा का सूत्र कैसे ऊपर कर सकते हैं पर उसको जनरली में थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूँ कि हमने कार्य किया तो कार्य की परिवर्तन होती है बल इंटू विस्थापन। कार्य क्या कहलाता है? बल इंटू विस्थापन। और बल हम जानते हैं न्यूटन की गति की द्वितीय नियम के अनुसार F बराबर m होता है, F बराबर m। तो इस F के लिए मैं m लिख सकता हूँ और विस्थापन यहाँ से यहाँ तक उठाने में ये जो टोटल विस्थापन है वो यहाँ स्थिति दिख रहा है, यहाँ इसको ऐसी स्थिति में ले गया तो टोटल विस्थापन है। अब यहाँ पर हम इसका प्रयोग करेंगे ए की जगह जी का प्रयोग करेंगे क्योंकि इस वस्तु को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में अपने गुरुत्वीय बल के विरुद्ध अपने कार्य किया और हम जानते हैं एफ, तो इस ए की जगह गुरुत्वीय त्वरण का प्रयोग है, ये इसका मान्यता एक्सेलरेशन का और ये गुरुत्वीय ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन का। तो एफ बराबर है अर्थात ये भी त्वरण है ये भी त्वरण है, लेकिन यहाँ पर जो कार्य हुआ था जो यहाँ तक ले जाने में वो गुरुत्वीय बल के विरुद्ध या गुरुत्वीय फोर्स के विरुद्ध हुआ था, इसलिए एक जगह इसका प्रयोग करेंगे जी का। और जितना कार्य किया गया वो सारा किसके रूप में जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी बराबर। अर्थात ये ईपी अर्थात पोटेंशियल एनर्जी और कार्य बराबर जाएंगे और कार्य का सूत्र है अपने में निकाला कि W बराबर एनर्जी है तो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी एनर्जी। गतिज ऊर्जा का टॉपिक से इस प्रकार उत्पन्न करेंगे, इससे आने वाले टॉपिक में देखेंगे। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m हो, मैं सूत्र बताना चाहता हूँ, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m हो और यदि वो v से गतिशील हो तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा होती है 1/2 mg²। 1/2 mg²। अब अपन टॉपिक पर बात करते हैं कि अपनी जो यांत्रिक ऊर्जा होती है टोटल में वो गतिज ऊर्जा स्थिर ऊर्जा के योग के बराबर होती है। अब अपन देखने माना है कि मेरे पास कोई m द्रव्यमान की वस्तु है वो प्रतिष्ठित है एक स्थिति पर जुड़ी है और इसको एक स्थिति से सी स्थिति तक अपन लेंगे। एक स्थिति से उठाकर यह माना कि मैं सी स्थिति मान लेता हूँ इसको और ये स्थिति ये भी इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में अपने कार्य क्या रोग सारा कार्य संचित हो गया, पोटेंशियल एनर्जी संचित हो गया। अब मैं यहाँ इस वस्तु को एक स्थिति से स्वतंत्रता को छोड़ता हूँ तो यहाँ ऐसे प्रतिष्ठित की सतह की तरफ आएगी तो बी स्थिति पर पहुंचेगी और बाद में सी स्थिति में पहुंचेगी। अर्थात मैं इस बात को सिद्ध कर दूं कि ए स्थिति में यांत्रिक ऊर्जा, बी स्थिति में यांत्रिक ऊर्जा, सी स्थिति में यांत्रिक ऊर्जा बराबर रहती है। तो अपना टॉपिक हो जाएगा कि स्वतंत्रता पूर्व गिरती वस्तु में यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। हम जानते हैं ईएम बराबर, अब माना कि वस्तु का प्रारंभिक वेग यहाँ पर था और ये प्रारंभिक वेग मैंने यू मान लिया तो गति का सूत्र हो जाएगा 1/2 mg² स्थिर ऊर्जा mg। अभी वो होता है कि कोई यहाँ तक अपने लिखा है तो mg। अब यहाँ पर जब हाथ में कोई वस्तु रहती है, यहाँ पर हाथ में वस्तु है तो ये तो गतिशील नहीं है,
जैसे मेरे हाथ में ये रख रही तो गतिशील नहीं था, यू का मान कितना हो गया यहाँ पर 0। तो इस सूत्र में अपन सूत्र यू का मान में तो em बराबर 1/2 m 0/2 प्लस mgx। तो em बराबर इसका 0/2 0 जाएगा, उसको 1/2 तो 0 हो जाएगा प्लस mgx। अर्थात पहली स्थिति के अंदर ए स्थिति के अंदर टोटल मैकेनिकल एनर्जी और जो सारी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोरेज रहेगी, गतिशील ऊर्जा कुछ भी नहीं है क्योंकि ये वस्तु गतिशील नहीं है, जब हाथ में नहीं है यहाँ पर इस स्थिति में। अब बात करते हैं अपन बी स्थिति के ऊपर। जैसे मैं इसको यहाँ से छोड़ रहा हूँ तो ये x विस्थापित होकर बी स्थिति पर पहुंच जाती है। तो यहाँ से यहाँ तक जब x दूरी तक चली तो ऊंचाई कितनी बची, इस पूरी में से ये भाग कट ये भाग बच गया, तो ये x कट गया इस पूरी x में, तो यहाँ पर क्या बच गया x माइनस x बच गया, x माइनस x। अब बी स्थिति पर आपको निकालनी है टोटली आंतरिक ऊर्जा कितनी है, तो हम यहाँ से बी स्थिति के लिए सूत्र लिख सकता हूँ EMB बराबर इस स्थिति में भी गतिज ऊर्जा प्लस स्थिति ऊर्जा के योग के बराबर होगा। EMB बराबर अब माना है कि यहाँ वेग था, अब ये इस स्थिति में वेग यहाँ v हो गया, तो गतिज ऊर्जा कितनी रहेगी 1/2 mv² प्लस mv। अब ऊंचाई कितनी रहेगी, देखो अब यहाँ पर ऊंचाई रहेगी x माइनस x, तो यहाँ पर x का उपयोग करेंगे, x माइनस x का उपयोग करेंगे। अब ध्यान दो, अब अपने पास v का मान नहीं है, यदि v का मान पता लग जाए, ये अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग होता है, यदि अंतिम वेग का पता चल जाए तो अपना काम हो जाएगा यहाँ पर। और अंतिम वेग का सूत्र जैसे निकाल सकते हैं कि v² बराबर होता है u² प्लस 2as। अभी सूत्र का थोड़ा सा चेंज करना होगा, यहाँ पर असाधारण होकर क्यों ग्रेविटेशनल फोर्स के कार्य हो रहा है, अर्थात गुरुत्वाकर्षण द्रव्यमान वस्तु के वेग में परिवर्तन और या गुरुत्वाकर्षण द्रव्यमान वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है, इसलिए एक ही जगह तो इसका प्रयोग करेंगे g का ओवर s मतलब विस्थापन। तो विस्थापन यहाँ पर वस्तु की तो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी, तो कितना विस्थापन होगा x, तो इसकी जगह इसका प्रयोग करेंगे, अपन ऐसी जगह का प्रयोग कर लेंगे, x का प्रयोग कर लेंगे। अभी सूत्र में वहां रखें तो v² बराबर u का मान बन जाएगा 0/2, u का मान 0 था, प्रारंभिक वेग 0 था, प्लस 2gs। तो v² बराबर क्या बन गया 2gs। v² बराबर क्या गया 2gs। अब ये मान इसके अंदर व्यापक जो तो आप देख लिया होगा, तो वापस यहाँ से इसको मिटा रहा हूँ, इस v² का मान यहाँ रखते हैं, तो टोटल मैकेनिकल ऊर्जा की स्थिति में EMB बराबर 1/2 mv² का मान कितना गया 2gs, यहाँ पर 2gs प्लस इसको खोलो m को ऐसे गुणा किया तो क्या गया mgs, m को माइनस से गुणा किया तो माइनस के mgs, 2 से 2 कटोगे तो EMB बराबर m को gs गुणा किया तो mgx प्लस mgx माइनस mgs, प्लस के mgx से माइनस के mgx कटोगे तो EMB बराबर mgx। अर्थात 20 स्थिति पर भी टोटल यांत्रिक ऊर्जा होगी वो किसके बराबर है mgh के बराबर है। लेकिन 20 स्थिति में आप ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर केवल यांत्रिक ऊर्जा है, इसमें दोनों ही स्थिति ऊर्जा ही है। इस स्थिति में दोनों ही ऊर्जा है, इसमें गतिज ऊर्जा भी है और स्थिति ऊर्जा भी है, लेकिन दोनों का योग फिर भी प्रारंभिक जो मैकेनिकल एनर्जी यांत्रिक ऊर्जा इसके बराबर है। पहली स्थिति में भी mgh और दूसरी स्थिति में भी mgh। अब अपने इसकी बात करते हैं इस स्थिति के ऊपर कितनी यांत्रिक ऊर्जा रहेगी। तो इस स्थिति पर देखने के लिए मैं भी होगा कि हम जानते हैं यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर। EMC बराबर गतिज ऊर्जा का सूत्र 1/2 mv² प्लस mv। अब ये सब जैसा आ चुकी है, यहाँ से यहाँ पर आगे x का मान 0 हो गया, तो यहाँ x का मान क्या रखना होगा, अपन को 0 रखना होगा, x का मान कितना रखना होगा 0। तो EMC बराबर वही 1/2 mv²।
इसका मान 0 हो गया। अब अपने पास जितनी भी ऊर्जा है यांत्रिक ऊर्जा सारी ऊर्जा के रूप में, यदि अपने पास V का मान पता चल जाए, अंतिम वेग का मान पता चल जाए कि यांत्रिक ऊर्जा का टकरा देगी, तो अपनी यांत्रिक ऊर्जा निकाल सकते हैं अपन। तो वही गति के समीकरण से v² बराबर u² प्लस 2as होता है, और वही एक की जगह पर इसका प्रयोग करेंगे g का, और यहाँ से यहाँ तक आने में कोई विस्थापन कितना हुआ, यहाँ से यहाँ वापस गति बराबर है, तो विस्थापन कर लिया, तो यहाँ s की जगह का प्रयोग करेंगे h। तो v² बराबर u का मान डालते हैं, प्रारंभिक वेग का मान है 0 to 0 का स्क्वायर प्लस 2gh, तो v² बराबर क्या आ गया 2gh। ये मान अपन इस समीकरण में देखो अपना बन जाएगा, तो EMC बराबर 1/2n v² का मान देखो यहाँ पर 2gh, 2 से 2 कट हो गया, तो EMC बराबर हुई क्या की mgh। अर्थात तीसरी स्थिति में भी जो टोटल यहाँ से हो जाए उसका मान mgh है। लेकिन इस तृतीय स्थिति में जितनी गति ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा की गति ऊर्जा होगी। अब हम तीनों समीकरणों की तुलना करें, समीकरण 1, 2 और 3 की। तो समीकरण 1 के अंदर भी EMA बराबर mgh था, समीकरण 2 में भी EMB बराबर mgh, तो समीकरण 3 में भी EMC बराबर mgh। तो यदि समीकरण का दायां पक्ष बराबर हो तो बायां पक्ष भी बराबर होगा। तो हम इस स्थिति को मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ कि EMA बराबर EMB बराबर EMC, क्योंकि इनका दायां पक्ष बराबर है, तीनों समीकरणों का तो बायां पक्ष भी बराबर होगा। तो समीकरण 1, 2, 3 की तुलना करने पर जो समीकरण प्राप्त होगा EMA बराबर EMB बराबर EMC। इस बात की जो है कि स्वतंत्रता पूर्व गति वस्तु में यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। अर्थात इसी स्थिति में जो यांत्रिक ऊर्जा थी वो mgh थी, B स्थिति में यांत्रिक ऊर्जा थी वो mgh थी, और C स्थिति में भी क्या थी mgh। अर्थात इस यांत्रिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जो प्रारंभिक में यांत्रिक ऊर्जा थी वो अंतिम स्थिति में यांत्रिक ऊर्जा है।